अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग EC 201 का लेसन नंबर 39 करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछली सारी वीडियो समझ आ चुकी होंगी। तो चलिए अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेसन नंबर 39 है आपके पास एनहांसिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स इन अर्ली एजुकेशन। अगर हम अर्ली एजुकेशन के अंदर देखें तो टॉपिक 177 के अंदर स्पीकिंग स्किल आ गया। स्पीकिंग स्किल है क्या? स्पीकिंग स्किल के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी एबिलिटी है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं अफेक्टिवली और अपनी थॉट्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आइडियाज़ और थॉट्स जो उन्हें एक्सप्रेस किया जाता है ये वर्बली भी हो सकते हैं, ओरली भी हो सकते हैं। 4 टाइप होता है आपके पास स्पीकिंग स्किल्स की। फर्स्ट है फ्लुएंसी, सेकंड है वोकेबलरी, थर्ड वन इज ग्रामर एंड फोर्थ वन इज प्रोनाउंसिएशन। वन बाय वन देखते जाते हैं। फ्लुएंसी जो है इसमें हम बात करते हैं स्मूथ और एफर्टलेस डिलीवरी की। इसमें हम देखते हैं डेवलपमेंट जो हो रही होती है वो प्रैक्टिस और एक्सपोजर की वजह से हो रही होती है। मुख्तलिफ टेक्निक यूज़ की जा रही होती हैं। प्रोनाउंसिएशन, अब जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है जिसमें लिसनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्यूरेट और क्लियर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड पाया जाता है। इसमें आपको समझने प्रोनाउंस करने के लिए आपको समझना होगा कि फिनीम्स क्या हैं, स्ट्रेस कहाँ देना है, इंटोनेशंस कहाँ पे हैं, या आप कह सकते हो कि रिदम कैसा है। मुझे स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही होती हैं। फिर है आपके पास वोकेबलरी और ग्रामर। अगर हम बात करते हैं वोकेबलरी और ग्रामर की तो इसमें हमारे पास वाइड रेंज आ जाती है वोकेबलरी की। अगर आप चाहते हो कि आपकी वोकेबलरी इन्हांस हो जाए तो आपको ग्रामर रूल्स पता होने चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम कन्वर्सेशन प्रेजेंटेशन स्किल्स को लर्न करते हैं। लाइक इसमें हम क्लैरिटी, कोहेरेंस और ऑर्गेनाइजेशन स्पीच कर रहे होते हैं। 7 स्टेप्स हैं जी आपके पास जिनके ऊपर आप वर्क करके इम्प्रूव कर सकते हो स्पीकिंग स्किल्स को। फर्स्ट वन है आपके पास स्पीक क्लियरली, सेकंड वन है डेवलप फ्लो, थर्ड वन है चूज योर मास्टरी टॉपिक, फोर्थ वन है बिकम अ टॉपिक मास्टर, फिफ्थ वन है डेवलप स्टाइल, सिक्स वन है प्रैक्टिस डेली, सेवंथ वन है प्रैक्टिस अचीवमेंट। ये आपको याद रखने होंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर अगर हम देखें तो साइन लैंग्वेज यूज़ हो रहा है, ये बॉडी लैंग्वेज इसमें और फेशियल एक्सप्रेशन यूज़ हो रहे होते हैं। फिर है जी टॉपिक 178 लिसनिंग। लिसनिंग है क्या? लिसनिंग जो है ये फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल है जो कि क्रूशियल रोल प्ले करती है लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो लिसनिंग जो है हमने बात की कि वो फाउंडेशन है लैंग्वेज एक्विजिशन और अफेक्टिव कम्युनिकेशन के। लिसनिंग स्किल्स डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर डेवलपिंग लिसनिंग स्किल्स की बात की जाए तो इसमें हम देखते हैं कि प्रैक्टिस और एक्सपोजर और होता है वाइड रेंज ऑफ लिसनिंग मटेरियल का। लर्नर जो होता है वो एक्सपोज करता है ऑथेंटिक ऑडियो सोर्सेज जिनके अंदर कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। अब जो आईलेट है वो आईलेट टेस्ट है वो इन्हीं 4 के बेस पे होता है, लाइक रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। अब कुछ स्ट्रेटजीज हो रही होती हैं इफेक्टिव लिसनिंग के लिए। फर्स्ट है प्रिडिक्टिंग, इसमें हम बात करते हैं कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट की। नोट टेकिंग, यानी कि इसमें हम ब्रीफली नोट ले रहे होते हैं, कैप्चर कर रहे होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। समराइजिंग, हम इस पे पैराग्राफ को मेन पॉइंट्स को समराइज कर रहे होते हैं। आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, इसमें आपको जो चीज़ समझ नहीं आती आप उसे क्लैरिफाई करने के लिए बोलते हो। लाइक रिफ्लेक्टिंग, इसमें हम एनालाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं कंटेंट को। फिर इंटीग्रेटिंग लिसनिंग इनटू लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। अब ये जो प्रोसेस है ये वो एक्टिविटी है जो कि प्रमोट करती है डेवलपिंग ऑफ लिसनिंग स्किल्स को। अब इसमें होता क्या है कि आप लिसन करते हो डायलॉग्स को, वॉच करते हो वीडियोस को, इंगेज होते हो इन कन्वर्सेशंस के अंदर। टॉपिक 179 टाइप ऑफ लिसनिंग। 5 मेजर टाइप्स हैं लिसनिंग की। फर्स्ट है डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग, सेकंड है कॉम्प्रिहेंसिव, थर्ड इज एम्पैथिक, फोर्थ इज एनालिटिक, फिफ्थ वन इज एप्रिशिएट लिसनिंग। अगर हम डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग की बात करते हैं तो ये फोकस करता है, डिस्टिंग्विश कराता है, रिकग्नाइज कराता है मुख्तलिफ साउंड्स को और उनके पैटर्न्स को। इंफॉर्मेटिव लिसनिंग के अंदर हम एम करते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन को, यानी कि हम मेन आइडिया को कंप्रीहेंड कर रहे होते हैं, उसमें हम स्पोकन मैसेज कर रहे होते हैं। फिर है एवुलेटिव लिसनिंग। एवुलेटिव लिसनिंग के अंदर हम एवुलेशंस की बात कर रहे होते हैं। ये साइंटिफिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को,
फॉर मेकिंग जजमेंट एंड डिसीजन। ये एक और हमारे पास मैचिंग प्रोसेस होता है, लाइक इसमें हम मैच करते हैं, हम मीट करते हैं क्राइटेरिया को और स्टैंडर्ड को। फिर जी आपके पास एक और आता है एप्रिशिएटिव लिसनिंग। एप्रिशिएटिव लिसनिंग जो होता है ये फोकस करता है और एंजॉइंग एंड एप्रिशिएटिंग द एस्थेटिक और एंटरटेनमेंट वैल्यू ऑफ द स्पोकन मैसेज। एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या है? अब जब हम बात करते हैं इस लिसनिंग की, तो इसमें हम क्या करते हैं, हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं स्पीकर के इमोशंस को, फीलिंग को, उसके पर्सपेक्टिव को। फिर आपके पास क्रिटिकल लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग जो होता है वो एनालाइज करने के बारे में बात करता है, वो एवेलेट कर रहा होता है, आप इंटरप्रेट कर रहे होते हो स्पीकर के मैसेज को थॉटफुली और ऑब्जेक्टिवली। इसमें आप स्पीकर को क्लियरली केयरफुली सुन रहे होते हो, आइडेंटिफाई कर रहे होते हो लॉजिकल फ्लॉज और बायसेस को। टॉपिक 180 है वो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं लिसनिंग को। आपको सिंपल इनके नाम लिखने हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, लाइक लेवल ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो है वो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात करता है। लर्नर जो होता है उसके पास लिमिटेड वोकैबुलरी होती है, पुअर ग्रामर होती है। बैकग्राउंड नॉलेज, आपको पता होना चाहिए आप जो चीज़ बता रहे हो उसका इन्फॉर्मेशन आया बच्चों के पास है या नहीं। अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, अटेंशन और कंसंट्रेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्टर वो जो अफेक्ट कर रहे होते हैं डिस्ट्रैक्शन, फटीग, लैक ऑफ इंटरेस्ट, जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं लिसनिंग स्किल्स को। लिसनिंग स्ट्रेटजी, बहुत सारे इफेक्टिव यूज़ हो रहे हैं लिसनिंग स्ट्रेटजीज़ का जो इन्हांस करता है कम्प्रीहेंशन को, जिसमें हम स्ट्रेटजीज़ यूज़ करते हैं एज अ प्रिडिक्टिंग, समराइजिंग, नोट टेकिंग, जो कि हेल्पर की लर्नर की हेल्प कर रहा होता है एक्सट्रैक्ट करने में मीनिंग, आइडेंटिफाई की पॉइंट्स, रिटेन इंफॉर्मेशन। फिर है एंजाइटी एंड इमोशनल फैक्टर्स। अब देखिए अगर आपके पास फीलिंग है एंजाइटी की, स्ट्रेस है, नर्वसनेस है, तो आप इसमें लिसनिंग कम्प्रीहेंशन को आप हिंडर कर रहे हो। लाइक इसमें होता क्या है कि नेगेटिव इमोशन जो होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं कंसंट्रेशन के साथ, रिटेंशन के साथ, या आप कह सकते हो ओवरऑल लिसनर परफॉर्मेंस को। फिर जी आपके पास आता है कल्चर एंड सोशल फैक्टर्स। अब इसमें हम अगर देखें तो वेरिएशन पाई जाती है एसेंस के अंदर, डायलैक्ट्स के अंदर, स्पीच पैटर्न्स के अंदर, जो कि काफ़ी चैलेंज कर रहे होते हैं लर्नर्स को। टॉपिक 181 लिसनिंग इंस्ट्रक्शन एज। अब लिसनिंग एज जो है ये रेफर करते हैं मुख्तलिफ टूल्स, मटीरियल, टेक्निक्स को जो कि सपोर्ट कर रही होती हैं, एनहांस कर रही होती है टीचिंग स्किल्स को। फर्स्ट आपके पास आता है ऑडियो मटेरियल के हिसाब से, तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, इसमें आप इंक्लूड कर रहे होते हो डायलॉग्स, इंटरव्यू, लेक्चर, पॉडकास्ट। ऑडियो विजुअल मटेरियल, आप इसमें वीडियो और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज को इनकॉर्पोरेट कर रहे होते हो ऑडियो कंपोनेंट के साथ। फिर ऑथेंटिक मटेरियल आ जाता है, रियल लाइफ लिसनिंग मटेरियल आ गया। फिर ऑथेंटिक टेक्स्ट विद ऑडियो सपोर्ट आ गया, लाइक इसमें बुक्स आ गई, आर्टिकल्स आ गए। फिर लिसनिंग कम्प्रीहेंशन एक्सरसाइजेज होती हैं। फर्स्ट होती है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, जिसमें आपको पता है ऑप्शंस प्रोवाइड होते हैं, आप उनमें से एक करेक्ट चूज करते हो। फिर है गैप फिल एक्सरसाइजेज यानी फिल इन द ब्लैंक्स। थर्ड वन इज ट्रू फॉल्स और मैचिंग एक्टिविटीज। अगर विजुअल एड की बात करें तो पिक्चर, इमेज और चार्ट्स आ जाते हैं। ग्राफिकल ऑर्गेनाइजर की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल टूल्स जो कि हेल्प करते हैं लर्नर को विजुअली ऑर्गेनाइज और अंडरस्टैंड करने के लिए इंफॉर्मेशन जो उन्होंने सुनी हो। टेक्नोलॉजी बेस्ड एड जो होती है इसमें लैंग्वेज लर्निंग एप्स होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस हो रही होती हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो इसमें वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ रहे होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं लिसनिंग मटीरियल्स को, जिसमें आप इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एक्सरसाइज कर रहे होते हो, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात कर रहे होते हो। रोल प्ले एंड सिमुलेशन की बात करें तो रोल प्ले एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये इंगेज करती हैं लर्नर्स को, लाइक जब वो डिफरेंट रोल्स और प्ले कर रहे होते हैं, वो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लिसनिंग और स्पीकिंग की तरफ। फिर है जी सिमुलेशन। सिमुलेशन जो है वो क्रिएटिंग रियल लाइफ सिचुएशन को या सिनेरियोस को कहा जाता है जहाँ लर्नर जो होता है वो सुनता है, वो रिस्पॉन्ड करता है, वो डिसीजन लेता है। फिर पीर इंटरेक्शन एंड ग्रुप, पेयर और ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो कोलैबोरेटिव टास्क हो रहे होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं लिसनिंग को, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं पीर्स को, इंफॉर्मेशन गैप्स को, प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर रहे होते हैं। टीचर लेड एक्टिविटीज़ के अंदर अगर हम बात करें तो गाइडेड लिसनिंग एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं जिसमें टीचर जो होती है वो एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है, क्यूज दे रही होती है या क्वेश्चंस पूछ रही होती है ताकि वो गाइड करती है लर्नर को, वो अंडरस्टैंड कर सकें लिसनिंग टास्क को। थिंक पेयर शेयर, ये एक ऐसी
टेक्निक है जिसके अंदर लर्नर जो होता है वो इंडिविजुअली लिसन करता है, फिर वो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करता है, देन वो शेयर करता है अपनी थॉट्स को होल क्लास के साथ। ये तो लेक्चर नंबर 39। जल्दी से 40 को शुरू करते हैं। लेसन नंबर 40 के अंदर आप बात करोगे स्पीकिंग के बारे में, यानी स्पीच डेवलपमेंट की हम बात करेंगे। टॉपिक 182 है स्पीकिंग। स्पीकिंग जो है ये फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल है जो कि प्रोडक्शन के बारे में बात करता है, डिलीवरी ऑफ स्पोकन लैंग्वेज को बता रहा होता है। और ये जो डिलीवरी हो रही होती है ये एक्सप्रेस करने के लिए थॉट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियन को, इमोशन को। हम कह सकते हैं कि ये क्रूशल एस्पेक्ट्स है कम्युनिकेशन का। कुछ की पॉइंट्स आपके पास है स्पीकिंग के। ओरल एक्सप्रेशंस होते हैं जिसके अंदर स्पीकिंग जो होती है वो ऐसी एबिलिटी है जो आर्टिकुलेट करती है वर्ड, फ्रेज और सेंटेंसेस को। फ्लुएंसी ये रेफर करती है स्मूथ नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच को। फ्लुएंट स्पीकर जो होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है इज इन प्रोड्यूसिंग स्पीच मेंटेन अ कंसिस्टेंट पेस। फिर जी वोकेबलरी एंड ग्रामर की अगर बात की जाती है तो स्पीकिंग प्रोफिशिएंसी जो होती है वो रिलाई करती है स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी बेस पर, यानी इसमें हम नॉलेज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन एंड इंटेलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ये क्लियर प्रोनाउंसिएशन को इंश्योर करती है कि वर्ड और साउंड जो प्रोड्यूस किए गए हैं वो एक्यूरेटली हैं या नहीं, और आसानी से दूसरों को समझ आ सकते हैं या नहीं। फिर कन्वर्सेशन एंड डिस्कोर्स स्ट्रक्चर स्किल्स आपके पास आ जाती हैं। इसमें स्पीकिंग इन्वॉल्व पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्सेशन, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम देखें तो ये नॉन वर्बल क्यूज होता है जिसमें फेशियल एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं, गैसेस आ रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज हो रही होती है, आई कांटेक्ट हो रहा होता है। फिर जी आपके पास आता है ऑडियंस अवेयरनेस। अब ये वो स्किल है जो कि स्पीकर, अगर स्किल्ड स्पीकर है वो कॉन्शियस है अपने ऑडियंस को लेकर। लाइक वो जब कोई बात बता रहा है वो देख रहा है कि उसके ऑडियंस का रिस्पॉन्ड कैसा है उसकी तरफ, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा तो होगा क्या कि ऑडियंस उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाएगी। अब जी हम बढ़ते हैं टॉपिक 184 की तरफ। ये है बैरियर चैलेंजिंग ड्यूरिंग स्पीच डेवलपमेंट। फर्स्ट बैरियर है आर्टिकुलेशन एंड प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्टी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं चैलेंजेस को, लाइक वो अच्छे से बात को स्पीच साउंड एक्यूरेटली नहीं कर पा रहे होते। लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर जो होता है ये इम्पैक्ट करता है स्पीच डिसऑर्डर डेवलपमेंट के अंदर। बच्चे वोकैबुलरी को एक्विजिशन के अंदर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं समझ आ रही होती। स्टटरिंग। स्टटरिंग बेसिकली हकलाने को हम कहेंगे कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर डिस्ट्रप्शन हो रहा होता है फ्लो ऑफ स्पीच को। कभी कभी ऐसा होता है कि रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती हैं, सेंटेंस काफ़ी लंबा हो जाता है, ब्लॉक्स उसमें बनना शुरू हो जाते हैं। फिर है अप्रॉक्सी ऑफ स्पीच। अप्रॉक्सी ऑफ स्पीच जो है ये मोटर स्पीच डिसऑर्डर होता है जो कि अफेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आपकी प्लानिंग। लाइक आप कह सकते हो कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जो स्पीच डिसऑर्डर कहलाता है। इसमें होता ये है कि आपके मसल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग जो होती है वो उसमें स्पीच प्रोडक्शन के साथ अच्छे से नहीं कर पाते। अब ऐसे बच्चे जो होते हैं उन्हें इनिशिएट करने में, एग्जीक्यूट करने में प्रिसाइज मूवमेंट स्पीच साउंड के लिए या सर्विस के लिए जो ज़रूरी होते हैं वो नहीं वो कर पा रहे होते। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ देखा जाए तो कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें क्लियर हेयर नहीं होता, मतलब वो सही सुन नहीं सकते तो भी वो सीख नहीं पाते। लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंसेस की बात की जाए तो बच्चे जो होते हैं वो डाइवर्स लिंग्विस्टिक और कल्चर बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं। मुख्तलिफ चैलेंजेस वो फेस कर रहे होते हैं न्यू लैंग्वेज को सीखने में, जो कि उनकी अफेक्ट कर होता है फोनेटिक और फोनोलॉजिकल सिस्टम की वजह से। फिर है शाइनेस और सोशल एंजाइटी। कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं शाइनेस और सोशल एंजाइटी जो कि उनको हिंडर करता है उनकी विलिंगनेस कि वो बोलना चाहे टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन कन्वर्सेशन। फिर है आपके पास इन्वायरमेंटल फैक्टर, वो फैक्टर जो कि आपकी लिमिट कर देते हैं आपके एक्सपोजर टू लैंग्वेज, जिसमें लैक ऑफ लैंग्वेज स्टिमुलेशन भी आ सकता है। इसमें आप स्पीच डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो कि इम्पैक्ट करता है। इमोशनल बिहेवियर फैक्टर्स जो होते हैं ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि सच एज स्ट्रेस हो गया, एंजाइटी हो गया, टेंशन, डिफिकल्टीज हो गई जो अफेक्ट करते हैं। फिर है जी टॉपिक 185 असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज। असेसमेंट जो है, अगर हम लैंग्वेज की असेसमेंट की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिस्टमेटिकली एवेलुएट करता है किसी भी इंसान की लैंग्वेज स्किल्स और एबिलिटीज़ को। असेसमेंट है क्या? असेसमेंट जो है ये रेफर करता है सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एंड एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो ताकि आप जज कर सको किसी भी इंडिविजुअल को। अब वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑन द बिहाफ ऑफ एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन या सिस्टमेटिक प्रोसेस।
तो इसमें होता क्या है कि आप डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, कंक्लूजन दे रहे होते हो। पर्पस ऑफ लैंग्वेज असेसमेंट की बात करें तो लैंग्वेज असेसमेंट जो है उसके वो मल्टीपल पर्पस होते हैं। उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं लैंग्वेज डिले और डिसऑर्डर को, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात की जाती है। असेसमेंट मेथड की बात की जाए तो लैंग्वेज असेसमेंट जो है वो यूटिलाइज करता है मुख्तलिफ मेथड्स को, टूल को, जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। इसके बाद ही आपके पास टाइप ऑफ असेसमेंट आ जाती हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक टाइप हैं वो हैं आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फर्दर इसकी कुछ टाइप्स हैं, हम उन्हें भी देखते जाएंगे। डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट के अंदर हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट की प्रायर नॉलेज, स्किल्स, स्ट्रेंथ और वीकनेस को। इंस्ट्रक्शन बिफोर इंस्ट्रक्शन बिगिन। क्राइटेरियन रिफरेंस्ड असेसमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो होती है इसमें हम प्री टेस्ट, इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन को लेके आते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट के अंदर हम मुहैया करते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को अगेंस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया लर्निंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। नॉर्म रेफरेंस असेसमेंट, इसमें हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को विद परफॉर्मेंस ऑफ नॉर्मेटिव ग्रुप। अब होता क्या है कि यहाँ पे हम इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट को परफॉर्मेंस रैंक को उसके पीर के साथ, लाइक हम कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्डाइज टेस्ट ले रहे हैं, बता रहे होते हैं कि इसने इससे अच्छा काम किया है। अब एग्जाम देखिए एज ए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो गया, लाइक आप कंपेयर करते हो ना कि कौन ज़्यादा बेस्ट है, कौन इस काबिल है कि जिससे एडमिशन मिले। फिर परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इसमें हम स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखते हैं कि वो कितना नॉलेज स्किल्स को अप्लाई कर रहे हैं अपने रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर। ऑथेंटिक असेसमेंट, इसके अंदर हम फोकस करते हैं रियल लाइफ मीनिंगफुल टास्क को जो रिफ्लेक्ट कर रहा है स्किल्स को, नॉलेज स्ट्रक्चर को। मतलब इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के पास कितनी ऑथेंटिक सेटिंग्स हैं। अपनी वो एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क देखा जा सकता है, केस स्टडीज हो जाते हैं। फिर आता है पोर्टफोलियो असेसमेंट। इसमें हम कलेक्ट करते हैं, एवुलेट करते हैं स्टूडेंट वर्क को, लाइक इसमें हम कम्प्रिहेंसिव व्यू दे रहे होते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेस को। फिर सेल्फ असेसमेंट आ गई, इसमें बच्चा अपने बारे में बात देखता है, वो उसके पास क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। पीर असेसमेंट, इसमें स्टूडेंट जो होता है वो फीडबैक और एवुलेट कर होता है वर्क विद द पीर। इसमें हम इंकरेज कर रहे होते हैं कोलैबोरेशन को, एक्टिव एंगेजमेंट को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, नहीं समझ आता तो मुझसे पता कर लिया करें। टॉपिक नंबर 41 है आपके पास क्राफ्टिंग एंड प्लानिंग टेस्ट। इसमें ऑब्जेक्टिव, मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट और असेसमेंट स्ट्रेटजीज देखी जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि टॉपिक 187 फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या? ये एक ऐसी टाइप ऑफ असेसमेंट है जिसके अंदर हम लर्निंग प्रोसेस को देखते हैं। इस लर्निंग प्रोसेस के बिहाफ पे ऑनगोइंग फीडबैक देते हैं और स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। इसमें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेस को, आइडेंटिफाई उसके एरियाज कर रहे होते हैं जो स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं उसकी। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम देखते हैं एज अ असेसमेंट फॉर लर्निंग रेदर देन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके पर्पस क्या हैं? ये हमें प्रोवाइड करता है गैदर करने में, ये इंफॉर्मेशन को गैदर करने में काफ़ी हेल्प कर रहा होता है। हम देखते हैं कि बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है। कॉन्टीन्यूस फीडबैक जो होती है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर अगर हम देखें तो रेगुलर और टाइमली फीडबैक दी जाती है स्टूडेंट्स को। ये फीडबैक जो होती है स्पेसिफिक होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। इनफॉर्मल मेथड के अंदर हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्लासरूम डिस्कशंस हो रही होती हैं, ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट टिकट आ रहे होते हैं। फॉर्मल मेथड, इसमें ये स्ट्रक्चर असेसमेंट होती है, इसमें प्री टेस्ट हो रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट मैप लाए जा रहे होते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जा रही होती है, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्म्स और टीचर मेड टेस्ट हो रहे होते हैं। ऑनगोइंग मॉनिटरिंग के अंदर देखिए तो ये कैसा प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट इंस्ट्रक्शन के बिहाफ पे चलता है। इसमें हम रेगुलर मॉनिटर कर रहे होते हैं स्टूडेंट प्रोग्रेस को, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं उसकी एबिलिटी क्या है, लाइक उसमें वो कितना इंस्ट्रक्शंस को लेके चलता है। फिर है जी आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट जो है ये एक ऐसी टाइप है जो कि टाइप ऑफ असेसमेंट है जो कि एवुलेट करती है स्टूडेंट लर्निंग को, उसके अचीवमेंट को एट द एंड ऑफ ईयर या एट द एंड ऑफ यूनिट, कोर्स, एकेडमिक पीरियड। इसका पर्पस देखा जाए तो हम देखते हैं कि बच्चे ने पूरे साल में क्या पढ़ा था, आया उससे चीज़ें उसने जो स्टैंडर्ड सेट किए गए थे आया उसने फिल किए कि नहीं। फिर है एंड ऑफ यूनिट और एंड ऑफ कोर्स असेसमेंट। इसमें हम एंड ऑफ यूनिट, कोर्स, एकेडमिक पीरियड के बारे में बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेट करते होते हैं।
एडमिनिस्ट्रेड मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें हम डिज़ाइन कर रहते हैं, मुहैया कर रहते हैं क्यूमुलेटिव लर्निंग को। अच्छा, आपके पास अगर क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव और समेटिव, तो याद रखिएगा आप लिखेंगे ऑन द गो असेसमेंट, और ये फॉर्मेटिव होती है। एंड ऑफ लर्निंग असेसमेंट ये समेटिव होती है। हेल्प अस गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रीडर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, फॉर्मेटिव। प्रोवाइड ऑनलाइन फीडबैक, अलाउ अस टू रिवाइज अदर एंड टेलर इंस्ट्रक्शंस। ये हमारे पास फॉर्मेटिव थी। स्टूडेंट अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट मास्टरी ऑफ न्यू लर्निंग, सेलिब्रेट स्टूडेंट अकम्पलिशमेंट, ये समेटिव में था। इसके बाद ही हमारे पास आता है स्टैंडर्डाइज और क्राइटेरियन रेफरेंस। अब ये जो स्टैंडर्डाइज या हम इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें फॉलो कर रहते हैं यूनिफॉर्म फॉर्मेट को, जिसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कह रहे होते हैं कि वो हर स्टूडेंट को कंसिस्टेंटली वर्क करें, उस पर उन्हें क्राइटेरिया बताएं। असेसिंग हाई ऑर्डर थिंकिंग, अब यहाँ पे हम सिंपल रिकॉल ऑफ फैक्ट्स और इश्यूज से बियॉन्ड जाते हैं, हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स की तरफ जाते हैं, जैसे कि एनालाइज करना, सिंथेसिस करना, एवोलेट करना। 6 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट 3 लेवल्स जो होते हैं वो सिंपल लेवल ऑफ थिंकिंग कहलाते हैं। लास्ट 3 लेवल्स जो होते हैं वो हाई ऑर्डर थिंकिंग होते हैं। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं वो कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, ऐसे प्रोजेक्ट, परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट, इनको कहा जाता है। लिमिटेड फीडबैक, जैसे कि हमने बात की ना फॉर्मेटिव असेसमेंट की, ये थोड़ा उससे अनलाइक होता है। लाइक इसमें हम ऑनगोइंग फीडबैक दे रहे होते हैं ताकि सपोर्ट कर सके लर्निंग को। समेटिव असेसमेंट टिपिकली जो होता है वो प्रोवाइड करता है लिमिटेड फीडबैक। अकाउंटेबिलिटी एंड कम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ये रोल प्ले करता है होल्डिंग स्टूडेंट, टीचर एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अकाउंटेबल फॉर मीटिंग लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड स्टैंडर्ड्स के। लाइक इसमें हम बात करते हैं कि टीचर जो होती है वो देखती है क्या बच्चों को बेसिक चीज़ें समझ आई हैं क्या नहीं, कंपेयर कर होते हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस को हर स्टूडेंट के साथ, देन वो आपकी जो पोजीशंस बन रही होती हैं। हाई स्टेक असेसमेंट की बात करें तो कुछ समेटिव असेसमेंट ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट या फाइनल एग्जाम कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं ये हाई स्टेक असेसमेंट है। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के अंदर हम इंश्योर कर रहे होते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, जो कि काफ़ी क्रूशियल होता है। रिलायबिलिटी जो होता है वो रेफर करता है कंसिस्टेंसी, और स्टेबिलिटी जो होता है वो असेसमेंट रिजल्ट को करता है। वैलिडिटी जो होता है वो रेफर करता है एक्सटेंट टू विच एन असेसमेंट मेजर, यानी कि वैलिडिटी के अंदर हम देखते हैं कि जो चीज़ हम चाह रहे थे बच्चे ने वो उससे अचीव किया या नहीं। फिर जी आपके पास आ जाता है टॉपिक 189 टाइप ऑफ टेस्ट। टेस्ट है क्या? किस्मेटिक, सिस्टमेटिक और स्टैंडर्डाइज मेथड होता है। इसमें हम ये करते हैं इंडिविजुअल नॉलेज को, उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटीज़ को, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। इसमें हम सेट ऑफ क्वेश्चन, टास्क, एक्सरसाइज दे रहे होते हैं। जैसे कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में हमने 3 डोमेन्स बताए थे ना, कोग्निटिव, साइकोमोटर, अफेक्टिव मोटर्स। तो ये सारी कंस्ट्रक्टिंग ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये टेस्ट की बिहाफ पे होती हैं, यानी टेस्ट की वजूहात होती हैं। टाइप ऑफ टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। इसकी अचीवमेंट में आपने सिंपल इसका नाम ही लिखना था कि इसमें आप पर्सनल नॉलेज और प्रोफिशिएंसी को पर्टिकुलर सब्जेक्ट एरिया में देखते हो। स्टैंडर्डाइज टेस्ट लाइक सेट और एक्ट आ जाता है इसमें। एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें आप एवेलुएट करते हो पर्सन पोटेंशियल सुटेबिलिटी को स्पेसिफिक एरिया स्किल्स को लेकर। टेस्ट भैया वर्बल आ गया। इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, आईक्यू लेवल आपको टेस्ट चलता है इसमें। ऐसे टेस्ट होते हैं कि आपको एस्टिमेट कराते हैं जनरल इंटेलिजेंस की तरफ। इसमें एग्जाम्पल अल्फा टेस्ट आ गया। पर्सनैलिटी टेस्ट, आप इसमें असेस करते हो किसी भी ह्यूमन की पर्सनैलिटी ट्रेड्स, करैक्टर से बिहेवियर ट्रेंड्स को। अब देखते हो कि मैन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट में अगर हम बात करते हो तो आप इसमें आइडेंटिफाई और डायग्नोज करते हो स्पेसिफिक कंडीशन, डिसऑर्डर, डिफिकल्टीज को। देन आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। आप देखते हो किसी भी इंसान के पास एबिलिटी है कि वो कितना समझा सकता है, वो पर्टिकुलर लैंग्वेज कितना अच्छे से समझ रहा है। आप इसमें एवेलुएट करते हो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग स्किल्स को। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेस्ट जो है वो टॉफल और आईलेट का टेस्ट हो जाता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को लेकर। परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट जो होता है इसमें आप असेस करते हो पर्सनैलिटी को कि वो कितना अप्लाई कर सकता है अपनी नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस रियल वर्ल्ड सिचुएशंस के अंदर। स्क्रीनिंग टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल का क्या चीज़ें फर्दर असेसमेंट और इंटरवेंशन स्पेसिफिक एरिया होना है। इसमें हम टिपिकली बात करते हैं ब्रीफ और प्रोवाइड करते हैं इनिशियल इंडिकेशन ऑफ पोटेंशियल इश्यूज एंड कंसर्न्स को। एक कंप्लेंट्स टेस्ट है जो इसमें इंडिविजुअल एडहेरेंस टू स्पेसिफिक रूल को देखा जाता है, असेस किया जाता है। वर्क सेफ्टी के बारे में बात की जा रही होती है। फिर प्लानिंग फॉर टेस्ट, टॉपिक 190 टेस्ट प्लान। देखिए
जब भी आप डॉक्यूमेंट करते हो ना, उस डॉक्यूमेंट में आप क्या करते हो, आप स्कोप बताते हो, अप्रोच बताते हो, रिसोर्सेज बताते हो, शेड्यूल्स बताते हो, जो कि इंटेंड होता है टेक्स्ट एक्टिविटीज़ के अंदर। अब प्लानिंग की बात की जाए तो हम इसमें आके कहते हैं कि test planning and control, test analysis and design, test implementation exercise, execution, test closure activity। तो ये आपके पास आ जाता है इसका पूरा डोमेन। फिर है जी आपके पास टॉपिक 191। इसमें हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हो जाता है, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है, डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्टिव हो जाता है। ये टेस्ट प्लान का फर्स्ट हिस्सा है। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में देखें तो आप फोकस करते हो लर्निंग आउटकम पर, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। असेसमेंट ऑब्जेक्ट की अगर बात करते हो तो आप एवल्यूट कर रहे हो स्टूडेंट परफॉर्मेंस मेजरमेंट को। डायग्नोस्टिक ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो आप फोकस करते हो आइडेंटिफाई करते हो स्ट्रेंथ और वीकनेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके पास आ गया है। क्लियर एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, रेलिवेंट टू द कंटेंट होना चाहिए, रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। बेनिफिट देखा जाए तो इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन क्लियरिंग लर्निंग होता है, असेसमेंट वैलिडिटी हो जाता है, रिलायबिलिटी आ जाता है। कंडक्ट एंड नीड एनालिसिस, इसमें हम डिफाइन करते हो डिजायर लर्निंग आउटकम को, अलाइन करते हो ऑब्जेक्टिव को और कंसिडर करते हो आप डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग को। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहीं मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।